एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। इससे पहले की 2 प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट संबंधित हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल से, और पीटी पेट में भी इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। हिंदी है, हिंदी के 25 प्रश्न हैं, और क्योंकि 25 प्रश्न लेखपाल में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इस सीरीज़ को नाम ये लेखपाल दे रखा है। अन्यथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमें इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, या इस पैटर्न से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। यह तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट हिंदी से। इससे पहले की 2 प्रैक्टिस सेट इसमें पढ़े हैं, और भी प्रैक्टिस सेट आगे आते रहेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं जैसा कि हम हर बार करते हैं 5-5 क्वेश्चन करके जूम कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। कमल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर पहले में है कमल का पर्यायवाची। तो ए है अखिल, बी है निखिल, सी है अरविंद, और डी है अलिंद। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? कमल का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही है। अरविंद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा शब्द ये नहीं हो गया है? तो आप लोग इसको नदी पढ़िएगा। ये नदी पूछ रहा है, नदी का पर्यायवाची है या नहीं है पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं की जगह हमें नदी पढ़ना है। तो निम्न में से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नदी क्या तटनी को नदी कहते हैं, तरंगनी को कहते हैं, सरिता को कहते हैं, और पिक को कहते हैं। तो इनमें से किसको नहीं कहते हैं, वो ऐसा पूछ रहा है। तो सरिता माने भी नदी होती है, हम जानते हैं। तरंगिनी माने भी नदी होती है जिसमें तरंगें उठती हैं, और तटनी माने भी नदी होती है। तो किस माने नदी नहीं होती? पिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देव कामनी किसका पर्यायवाची है? अप्सरा का, ऐश्वर्य का, अभिलाषा का, या आकर्षक का? तो जो देव कामनी का अर्थ है उसका अर्थ है अप्सरा। तो जो अप्सरा होती हैं उन्हें हम लोग देव कामनी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरे में ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? क्या पतंग का अर्थ कीट नहीं होता, पक्षी नहीं होता, घोड़ा नहीं होता, सूर्य नहीं होता? तो जो पतंग का अर्थ है वो निम्न में से कौन सा एक नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। पतंग के अर्थ में हम घोड़ा नहीं बोल सकते। हालांकि कीट पतंग बोलते हैं या पतंगा बोलते हैं, पक्षी के लिए भी पतंग शब्द यूज़ हो जाता है, और सूर्य के लिए भी पतंग पर्यायवाची में आपको देखने को मिलेगा, पर घोड़े के लिए नहीं मिलता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। घोड़ा पतंग के लिए नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ेंगे और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ेंगे। तो आपको असफल में उपसर्ग ढूंढना है। तो असफल में कौन सा उपसर्ग है? ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। असफल अर्थात जो सफल ना हो उसे असफल बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे जूम आउट करके दोबारा से 6 क्वेश्चन से ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक का सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो निरोग में भी ये पूछा गया है कि आगे क्या जुड़ा है और मूल शब्द क्या है। तो निरोग में जो मूल शब्द है वो रोग है, और जो ऑप्शन है वो निर है, अर्थात निर्धन रोग निरोग कहलाता है। जो रोगी नहीं होगा वो निरोगी होगा। तो निरोग में निर है उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो शब्द है इसमें विषाद के स्थान पर हमें क्या पढ़ना होगा? ये विषाद गलत हो चुका है, तो इसके स्थान पर हमें विस्तृत पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? विस्तृत। तो ये पूछ रहा है कि विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? तो हम जानते हैं कि विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? किसी चीज़ को संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण। विस्तृत मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना, और संक्षिप्तीकरण मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। तो इसमें हमें विस्तृत पढ़ते हुए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? मुख्य शब्द का विलोम क्या होगा? क्या प्रमुख होगा, क्या हास्य होगा, क्या गौण होगा, या धनी होगा? तो मुख्य जो होता है उसे हम मेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुख्य का क्या पर्यायवाची वो विलोम बनेगा? जो गौण होता है वो मुख्य का अपोजिट होता है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य का विलोम शब्द गौण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? क्या मनोहर में दीर्घ संधि है, मनोहर में गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या विसर्ग संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मनोहर में विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है? क्या स्वागत में यण संधि है,
स्वय संधि है, गुण संधि है या अयादि संधि है? तो स्वागत के लिए कौन सी संधि बनेगी? स्वागत में यण संधि होगी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ठीक है, स्वागत में कौन, और इसका विलोम शब्द वो संधि विच्छेद कैसे करेंगे अगर हम तोड़ेंगे तो स्वागत का संधि विच्छेद बनता है सुधन आगत, अर्थात अच्छे तरह से किसी के आने की खबर करना, तो उसे स्वागत बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसमें स्वागत में स्वयं पढ़ा लेते हैं, तो स्वयं नहीं होता यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? यात्री, रात्रि, यामिनी, कमल, इंद्रवीर, अग्नि, अनिल और बादल, अब्र। तो इनमें से एक ऐसा जोड़ा है जो गलत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि रात्रि का जो होता है वो यामिनी होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ऐसे में कमल का समानार्थी शब्द ये भी सही है, इंदिवर होता है। यहाँ जो अग्नि वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अग्नि का जो समानार्थी होता है वो अनल होगा। ठीक है, अनल हो सकता है, आग हो सकता है, पावक हो सकता है, ज्वाला हो सकता है, पर अनिल नहीं होगा। और अनिल होगा काहे का, ये आप लोग हमें ऑप्शन में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओखली में सिर देने का मुहावरे का अर्थ आप जानते हैं, जानबूझकर मुसीबत को सर लेना ही क्या कहलाता है? ओखली में सर देना। ठीक है, तो चलिए इसको जूम आउट करके मैं क्वेश्चन नंबर 13 से देख लेते हैं हम लोग 15 तक का। तो 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिर धुनना। सिर धुनने का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ से पछताने को सिर धुनना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी के कौन सा है? जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर सही है वो है डी। दोनों ही मात्रा छोटी ई की आती है परिणति में। ठीक है, आगे से परि और णिति, तो परिणति में दोनों ही मात्रा छोटी ई की आती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से एक शब्द वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध हो गया है, क्या स्वास्थ्य है या छात्र या स्वस्थ या कामनी? तो निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध है, आपको वो छांटना है। तो इसमें अशुद्ध है स्वास्थ्य। स्वस्थ ऐसे लिखा जाता है, कामनी ऐसे ही लिखा जाता है, छात्र ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन 15 क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? ये गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कनक शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक माने सोना होता है? हाँ होता है। धतूरा होता है? होता है। क्या कनक माने गेहूं का आटा होता है? हाँ होता है। कनक माने बादल नहीं होता है, तो इसका जो ऑप्शन सही जाएगा, कनक के अर्थ में बादल नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। मैं एक बार इसको जूम आउट करके 17 से 20 तक जितने भी होंगे देख लेते हैं। 21 तक थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो रहा है। चलिए 17 से 20 तक देख लेते हैं, 17 से 20। ये देखिए, तो 17 में पूछ रहा है कि झूठन किसकी आत्मकथा है? मुझे यहाँ तक याद है यही प्रश्न यूपी टेट में भी पूछा गया था। जो यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई थी उसमें ये प्रश्न आया था, जिन साथियों ने दिया होगा उन्हें याद होगा। झूठन किसकी आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है झूठन। यह एक बहुत अच्छे हिंदी के विचारक और कवि हैं जिन्होंने अपनी ही आत्मकथा को झूठन के नाम से लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो अनामिका निराला का काव्य संग्रह है। ठीक है, ये तो याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। दिगंबर में कौन सा समास है? क्या दिगंबर में कर्मधारय है? दिगंबर में तत्पुरुष है? दिगंबर में अव्ययभाव है? या दिगंबर में बहुब्री है? क्या दिगंबर में हमें कौन सा समास है दिगंबर में? तो इसके लिए जो क्वेश्चन में ऑप्शन सही निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दिगंबर सुनते ही हम बहुब्री दूसरी ओर चले जाते हैं, शिव की ओर। दिगंबर अर्थात शिव या शंकर, तो इसलिए दिगंबर शब्द से हमें एक तीसरा या दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर तीसरा ही पद प्रधान हो जाता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुब्री समास बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में नवग्रह में कौन सा समास है? यहाँ संख्या आ रही है, तो जहाँ संख्या आ जाती है वहाँ कौन सा हो जाता है? तो वहाँ संख्या आ जाती है तो द्विगु समास मुख्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी सही है। कर्मधारय यहाँ नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं इसको जूम आउट करके 20 के बाद, ये 3 ही है अभी। चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन थे? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ए जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ये कोणार्क। ठीक है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? मात्रिक छंद का अर्थ क्या होता है? यह साहित्यिक हिंदी का हिस्सा है। तो सवैया क्या होते हैं, कवित्व क्या होता है, बैरवे क्या होता है, मालिनी क्या होता है, ये सब हम किसी सेशन में डिस्कस कर लेंगे, पर इसका इस समय जो आंसर है वो बैरवे है। ठीक है, तो बारहवें एक ऐसा छंद है जो मात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता? शंकर शिव होते हैं, महादेव शिव होते हैं, पशुपति भी शिव होते हैं, और चक्रपाणी जो होता है वो शिव नहीं होता। चक्रपाणी का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाला, और चक्र को धारण करने वाला कौन है? भगवान विष्णु है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पशुपतिनाथ भी शिव जी को ही माना जाता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि पशुपति की मूर्ति हमें कहाँ मिली थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज में मिली थी, इसलिए माना जाता है कि ये सनातन धर्म से बहुत प्राचीन, जब हड़प्पा था तब भी शिव पूजे जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 हो गए, 25 होने चाहिए थे, मुझे लगता है एक आगे होगा। हाँ, ये 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ लगा दिए हैं, आप देखिए। इसे जूम करने की आवश्यकता तो ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन, इतना ही बहुत है। तो पहला क्वेश्चन है कि लाखा डाकू को डैश करने में जनता ने सहयोग दिया। तो क्या करेंगे? लाखा डाकू गायब करेंगे? नहीं। कारावास भेजेगी जनता? नहीं। कैद करेगी जनता? नहीं। गिरफ्तार क्या करवाएगी? गिरफ्तार करवाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर सही होगा वो आंसर सही होगा ऑप्शन ए। लाखा डाकू को या लखा डाकू को गिरफ्तार करने में जनता ने सहयोग दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? किसी भी प्रस्ताव को अग्रसित मतलब आगे भेजने से, आगे करने से पहले उसका क्या कर लेना चाहिए? क्या उसका प्रतिवेदन करना चाहिए, देखना चाहिए उसे, या अनुमोदन करना चाहिए? ये सभी करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी प्रस्ताव अग्रसित आगे की ओर जा रहा हो तो सबसे पहले हमें उसका अनुमोदन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 25 में। ठीक है, तो ये आज के 25 हिंदी के क्वेश्चन आंसर का पूरा सेट आपके सामने था। और जाते जाते मैं आपको एक 4 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक सुनहरे दिन की खातिर मैं कई रातें जगा हूँ, सपनों को साकार करने के लिए दिन भर भगा हूँ, और ये मंजिल कह रही हैं राह में ठोकर बहुत हैं, इन ठोकरों से कह दो कि मैं तान कर सीना खड़ा हूँ, इन ठोकरों से कह दो कि मैं तान कर सीना खड़ा हूँ। तो ऐसे ही विद्यार्थियों को अपने जीवन में संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। एक ठोकर के बाद दूसरी ठोकर आएगी, तीसरी ठोकर आएगी, हो सकता है अगले ही क्षण हमें सफलता मिल जाए। तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा लगातार कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, और अगला क्वेश्चन, अभी ये प्रैक्टिस नंबर 3 हो चुकी है। इसके बाद हम हिंदी का और प्रैक्टिस सेट लाएंगे, और भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको और किसी विषय की संबंधित वीडियो चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।